कुंवारी इस्मत चुगताई। उसकी सांस फूली हुई थी। लिफ्ट खराब होने की वजह से वो इतनी बहुत सी सीढ़ियां एक ही सांस में चढ़ाई थी। आते ही वो बेसुध पलक पर गिर पड़ी और हाथ के इशारे से मुझे खामोश रहने को कहा। मैं खुद खामोश रहने के मूड में थी, मगर उसकी हालतें बद देखकर मुझे परेशान होना पड़ा। उसका रंग बेहद मैला और जर्द हो रहा था। खुली खुली बेनूर आंखों के गिर्द स्याह हल्के और भी गहरे हो गए थे। मुंह पर मेकअप न था, खास तौर पर लिपस्टिक न होने की वजह से वो बीमार और बूढ़ी लग रही थी। मुझे मालूम हो गया कि मेरे बताए हुए डॉक्टर का इलाज तसल्ली बख्श साबित हुआ। उसका पेट अंदर को धंसा हुआ था और सीना सपाट हो गया था। मुझे मालूम हुआ कि इस कत्ल की मैं भी कुछ जिम्मेदार हूँ। अगर मैं डॉक्टर का पता नहीं बताती तो कोई और बता देता। बिना बुलाए मेहमान को एक दिन निकाला तो मिलना ही था। एक मशवरा लेने आई हूँ। सांस काबू में आते ही उसने कहा। जुमा जुमा 8 दिन बीते नहीं और मुर्दार को फिर मशवरे की जरूरत आन पड़ी। मैंने चिढ़कर सोचा, मगर निहायत खंदा पेशनी से कहा, लो, जरूर लो। आजकल बहुत मशवरे मेरे दिमाग में बिजबिजा रहे हैं। आपा, मैं शादी कर लूं? उसने बड़ी लजाजत से पूछा, गोया अगर मैंने इजाजत ना दी तो वो कुंवारी अरमान भरी मर जाएगी। मगर तुम्हारा शौहर? मौत आए हरामी पिल्ले को, उसे क्या खबर होगी? यह भी ठीक कहती हो। भला तुम्हारे शौहर को तुम्हारी शादी की क्या खबर होगी? मैंने सोचा, मगर तुम्हारी शादी के चर्चे अखबारों में होंगे। आखिर इतनी बड़ी फिल्म स्टार हो। फिल्म स्टार के दुम में ठेंगा। अल्लाह गवाह है, मुझे नहीं मालूम कि ये गाली हुई कि नहीं। मदन एक सांस में 3 गालियां बकने की आदी है। मुझे तो आपकी जबान से निकला हुआ हर लफ्ज गाली जैसा सुनाई देता है, मगर हकीकत है कि सिवाय चंद आम फहम गालियों के यह गुलकारियां मेरे पल्ले नहीं पड़ती। भाई, एक बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। मैंने बात की लगाम एकदम दूसरी सड़क पर मोड़ दी। तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा बच्चा हरामी कैसे हुआ? ओह आपा, अल्लाह का वास्ता कभी तो समझा करो। कमबख्त शादी तो शब्बो 2 साल का था तब हुई थी। शब्बो के बाप ही से ना? मैंने सहम कर पूछा। "उन्हीं, तुम्हें याद तो कुछ रहता नहीं। बताया तो था वो कमबख्त। अच्छा, याद आ गया। वो तुम्हें गृहस्थी का शौक चढ़ाया था। मैंने अपनी कुन जहनी पर शर्मिंदा होकर कहा। भूसा चढ़ाया था। माँ के खसम ने धंधा कराना शुरू कर दिया। पता नहीं माँ का खसन रिश्ते में क्या हुआ। उह, छोड़ो उस नामुराद शादी का तस्करा। नई शादी का जिक्र करो। अल्लाह रखे, कब कर रही हो? कौन है वो खुशनसीब? सुंदर। और वो कह कहा मारकर कालीन पर लौट गई। एक ही सांस में उसने सब कुछ बता डाला। कब इश्क हुआ, कैसे हुआ और किन मदारिस से गुजर रहा है। सुंदर उसका कुछ बुरी तरह दीवाना हो चुका है। इसे फिल्म में किसी दूसरे हीरो के साथ लव सीन नहीं करने देता और वो खुद भी उसे किसी दूसरी हीरोइन के साथ रंगभरिया नहीं मनाने देती। आपा, ये फिल्म वालियाँ बड़ी चुनाल होती हैं। हर एक से लंगर लड़ाने लगती हैं। उसने ऐसे भोलेपन से कहा जैसे वो खुद बड़ी पारसा है। आपा, कोई चटपटी सी कहानी लिखो। हम दोनों उसमें मुफ्त काम करेंगे, मजा आ जाएगा। उसने चटकारा लिया। सेंसर सब काट देगा। सेंसर की? उसने मोटी सी गाली सेंसर के केचे पर डाली। शादी के बाद काम थोड़ी करूंगी। सुंदर कहता है उसकी दुल्हन को काम नहीं कराऊंगा। चेंबूर में बंगला ले लेंगे। ख्वाबों के झूलों में पींग लेते हुए कहा, और एक दफा तो मुझे भी यकीन हो गया कि उसकी दुनिया बस जाएगी। चेंबूर के बंगले में वो बेगम बनी बैठी होगी। बच्चे उसे चारों तरफ से घेरे होंगे। अम्मा खाना, अम्मा खाना, वो चिल्लाएंगे। हाँ, जरा सब्र करो, आलू तो गल जाने दो। वह कफगीर से उन्हें मारेगी। तब बच्चों का बाप मुस्कुराएगा। बेगम, क्यों मारती हो? अभी बच्चे हैं। बस एक लौंडा हो जाए, फिर साले को शादी करनी पड़ेगी। तो क्या अभी शादी नहीं हुई? ख्वाबों की बस्ती से लौटकर मैंने पूछा। मेरा दिल बैठ गया, जैसे मेरी अपनी कुंवारी की बारात दरवाजे से लौट गई। नहीं आपा, हरामजादा है बड़ा चालाक, ना जाने क्या करता है। वह देर तक सुंदर को फंसाने की तरकीबें पूछती रही। न जाने क्यों ये बात उसके दिल में बैठ गई थी कि अगर बच्चा हो गया तो सुंदर के पैर में बेड़ियां पड़ जाएंगी। और फिर भी उसने शादी ना की तो करेगा कैसे नहीं? उसका तो बाप भी करेगा। खैर, बाप का जिक्र फजूल है, वो मर भी चुका।
हरामजादे की छाती पर चढ़कर खून न पी जाऊंगी। शब्बों के बाप की छाती पर चढ़कर क्यों ना खून पी गई, जब मेरी उम्र ही क्या थी। उल्टी चोर सी बन के बैठ गई। बस तुम कोई ऐसी तरकीब बताओ कि साली की एक ना चले। और जो तरकीबें वो मुझसे पूछ रही थी, उनसे मुझे सख्त वहशत हो रही थी। मदन कई बार सुंदर को लेकर मेरे यहाँ आई। सुंदर अपने नाम की तरह हसीन और नौ उम्र का था। मदन से किसी तरह बड़ा ना मालूम होता था। नया नया कॉलेज से आया तो भूखे बंगाली की तरह चौमुखे इश्क लड़ाने शुरू हो दिए। इसी छीन झपट में मदन उसे उड़ा लाई। अच्छे घराने का कहकहाबाज और बातूनी लड़का पहली ही बार में घर में ऐसा बेतकल्लुफ हो गया जैसे परसों से आया हो। उसे देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल न था कि क्यों मदन उसे दिल दे बैठी। उसकी सहबत में एक लम्हा भी उदास नहीं गुजरता था। मदन जैसे पिटी पिटाई गम नसीब लड़की के लिए जरा सी नरमी भी छलका देने को काफी थी। वो सुंदर के हर जुमले पर बेतहाशा कह लगाती। वो बात पर नहीं, उसके चेहरे के उतार चढ़ाव पर, लबों की जुम्बिश पर मसहूर होकर खिलखिला पड़ती। मसरत की उछलती कूदती मौजें उसे झकोल डालती। सुंदर के लब हिलते और वो कह कहा मारती। पानी पीती होती तो उच्छू लग जाता, खाना खाती होती तो मुंह का निवाला सामने बैठने वाले के ऊपर छिड़क देती। वो दोनों न जाने अपना घर छोड़कर मेरे ही यहाँ कुलेले करने क्यों आते थे। बच्चों जैसी शरारतें करते, कलाबाजियां करते, कभी रूठते कभी मनाते। उन्हें देखकर मुझे बकरी के वे खिलंदे बच्चे याद आ जाते जो पराए खेत में फुदकने आ जाते हैं। क्या दंदनाता हुआ इश्क था दोनों का। वे पैरों के हवा में उड़े जाते थे। जंगली हिरनियों जैसे चौकड़ियां भरते हुए प्यार ने मदन की काया पलट कर रख दी। वो एकदम बेहद हंसी और जाजिबे नजर बन गई। जिल्द के नीचे दिए रोशन हो गए। सोई हुई आंखें जाग उठी। हजारों जादू सरगोशियां करने लगे। सपाट सीना खिल उठा। कूले लहराने लगे। सुंदर से कुश्तियां लड़ लड़कर वो फुर्तीली बन गई। सुंदर की और मदन की जोड़ी बन गई। जिन फिल्मों में वे सुंदर के साथ न थी, उन्हें ठुकराना शुरू कर दिया। सेट के बड़े मारिके के सीन मेकअप रूम में होने लगे। वो फिल्में जो आधी हो गई थी, चीथड़ा हो गई। मदन ने पहली बार किसी नौजवान को दिल दिया था। सब कुछ भूलकर वो उसी में डूब गई।